स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस मैम। ओके, चलें। बिफोर वी स्टार्ट, एक तो मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, जो आप अपनी क्लास को बाद में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वेंसडे को आप लोगों का क्विज होगा, ठीक है? यस और मैम ठीक जो होगा वो इट विल बी फ्रॉम क्लासेस जो आपकी हुई हैं, लेक्चर 9, 10 और 11, ठीक है? है। यस आज मैम। का और नेक्स्ट मंडे का क्विज में शामिल नहीं होगा। जो हमने लास्ट क्लास तक किया है वो सारा कुछ शामिल होगा, ठीक है? उसके बाद लेट्स स्टार्ट। मैम जी जी बोलें। मैम नेक्स्ट वेडनेसडे को होगा या मंडे को जी जी, होगा? नेक्स्ट नहीं नहीं, वेडनेसडे को होगा, यस मैम ठीक है। है ना? अच्छा, आज के लेक्चर में जो है वो वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। स्टेप साइज तो हम ऑलरेडी लास्ट टाइम निकाल चुके थे, उसी को थोड़ा सा देखेंगे। उससे रेलेवेंट जो है वो हम एग्जाम्पल एक देखेंगे। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट लर्निंग कर्व, और देन वी विल टॉक अबाउट टाइम कांस्टेंट की एग्जांपल वगैरह देखेंगे। और फिर जो है यस मैम। हम लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिदम्स जो है वो उसकी हम बात करेंगे। एंड देन वी विल सी के स्टीपेस्ट डिसेंट और लीस्ट मीन स्क्वायर जो है वो कैसे डिफरेंट होते हैं। जी, स्टेप साइज के लिए वी सॉ लास्ट टाइम के हमारे पास हमने काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशन वगैरह की थी, और वी फाउंड के अगर स्टेप साइज इज बिटवीन दीज लिमिट्स, ठीक है, सॉरी, कि स्टेप साइज जो है बेसिकली हम व्हाट वी नो इज कि हमारे पास जो फिल्टर वेट्स होते हैं, अगर आप n+1 इटरेशन की बात कर रहे हैं तो nth इटरेशन में जो भी वेट होते हैं उसमें से जो है वो बेसिक फार्मूला जहाँ से हमने ये सारी चीज़ें ड्राइव करना शुरू की थी, इट वाज समथिंग लाइक दिस। जबकि jn जो था वो कॉस्ट फंक्शन था, और ये चीज़ जो है वो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन या ग्रेडियंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है? मैम और जी, ओके, एंड देन वी सॉ कि जब हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सारी प्रोसेसिंग करने के बाद व्हाट वी सॉ वाज कि अगर हमारे पास, अच्छा, इस केस में जो है व्हाट वी एक्चुअली सॉ वाज कि हमारा जो ये है जो सिग्नल जो हमारे पास पूरे का पूरा सिस्टम है दैट विल बी अ फीडबैक सिस्टम, क्योंकि जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इट कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस h ऑफ n के साथ हमारे पास और कौन सी टर्म्स आ जाती थी, कुछ याद है सना आपको? हाँ जी, लेट मी राइट, माइनस म्यू r h ऑफ n प्लस म्यू टाइम्स p, ओके? एंड देन वालेकुम अस्सलाम, किधर हैं वो आज टाइम आप का लोग? है ना, हमने 6 o'clock का ही मुझे तो पता था कि 6 o'clock पर होगी और नहीं, ये 7:30 पर। 4:30, असल में मैडम आमना के साथ जो है वो 4:30 हो गया था ना, तो मैंने सिर्फ मंडे का करवाया था 3:30, क्योंकि मंडे को कुछ मेरे अपने पर्सनल इश्यूज थे। लेकिन ये कि ये तो 4:30 पर ही होती है, लास्ट टाइम भी 4:30 पे हुई थी। पता नहीं क्यों तो भूल रही। चले, एनीवे, पता है अच्छा। कहीं आप ना लिख के रखें, क्योंकि आई नो इट इज कंफ्यूजिंग, क्योंकि एक्चुअल टाइम आप लोगों का 6 to 7:30 था। लेकिन ये कि उस टाइम पे जो है वो हमने मैडम आमना का ना एक्चुअली खुद उनके अपनी क्लास के साथ क्लैश था, तो उन्होंने जब क्लासेस लेनी थी, आज उनकी भी 6 to 7:30 होती है, तो उस वजह से हमने जो है इसको 4:30 to 6 किया था। और फिर ये कि 4:30 to 6 दूसरा वाला भी कर लिया था। तो अब आप ये याद रखें कि डिफ़ॉल्ट टाइम तो इसका 4:30 to 6 है, लेकिन मैं मंडे को 3:30 कर देती हूँ, क्योंकि मैं मंडे को डिफरेंट टाइम लेती हूँ ना, तो इसलिए मैं हर मंडे को ज़रा रिमाइंडर भी भेज देती हूँ। जी लेकिन आज का मेरे जहन में यही होता है कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने किसी को रिमाइंडर नहीं भेजा। और एनीवे, अभी हमने कोई ज़्यादा चीज़ लॉग इन की करके नहीं है दे। अभी। अच्छा, चलें, अच्छी बात है, आपने कर लिया। ओके, सो हम सिर्फ वही बात कर रहे थे जो पिछली दफ़ा किया था हमने, और वो ये कि वी सॉ कि हमारे पास जो है, इन ऑर्डर फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, जो हमारा स्टेप साइज है उसके लिए जो हमारे पास एक रेंज निकली थी, इट वाज इक्वल टू
2 over from 0 to mu स्टेप साइज जो है फ्रॉम 0 to 2 over lambda max। और हमने ये कहा था कि ये हमारे पास स्टेप साइज होता है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ इंश्योर्ड कि हमारा जो ये मेथड है स्टीपेस्ट डिसेंट का, ये डाइवर्ज नहीं करेगा, कन्वर्जेंस इसमें होगी, स्टेबिलिटी होगी, यानी इट विल ऑलवेज गो टू द मिनिमम पॉइंट। इसके लिए जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पे हमने रोका था, मैंने आपको कहा था कि अनदर फॉर्मुलेशन जो है वो उसकी आप देख कर आइएगा, लेकिन इससे पहले जो है okay, so let's just read this thing and then I would like to go to an example और फिर हम दोबारा other formulation पे आएंगे। तो इसमें जो है what we saw was कि हमारे पास this was the equation for हमारे जो end में equation आई थी after transformation of axis जो हमने किए थे, तो उसमें we saw कि जो solution of the equation होता है उसमें that is an exponential जिसकी पावर जो है वो n होती है, और उसकी वजह से स्टेप साइज की इक्वेशन हमने कैसे निकाली थी कि वी सेड के बिकॉज इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल विच इज़, और n जो है वो इंक्रीज कर रहा है विच इज़ द नंबर ऑफ इटरेशंस, तो दिस हैज़ टू बी लेस देन 1। जब ये लेस देन 1 होगा तो उस केस में इट विल बी श्योर्ड के हमारे पास जो है ये कहीं कन्वर्ज कर रहा होगा जाके, एंड देन वहाँ से जो है हमने वो इक्वेशन देखी जो हमने लास्ट पेज पे देखी है, एंड व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम देयर इज के स्टेप साइज अगर उस रेंज में होता है तो इसका मतलब है कि वी एश्योर कन्वर्जेंस। उसके लिए हम आगे एक एग्जांपल देखेंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन जो कि हम नहीं करेंगे, लेकिन ये कि आप अभी तो फिलहाल हमने एक रेंज निकाल ली है ना कि दिस इज़ एक्चुअली बिटवीन 0 and 1 ओवर लैम्डा मैक्स, नॉट 1 सॉरी 2 ओवर लैम्डा मैक्स, लेकिन इसको हम फर्दर सॉल्व करके वी कैन एक्चुअली फाइंड द इक्वेशन फॉर optimum step size in terms of lambda max and lambda min and other lambdas, लेकिन उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग वी आर सेइंग कि इसमें इसके अंदर अंदर से अगर कुछ भी होता है तो इट शुड बी ओके। और व्हाट डज इट मीन, लेट्स लुक इनटू एन एग्जांपल। ये मुझे एग्जांपल जो है वो वहाँ से मिली है, नेट से मुझे कहीं से मिली थी, तो आई थॉट कि इट वुड बी एक्चुअली वेरी it would actually clear many things, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो ये क्वेश्चंस जो थे वो हो रहे थे कि स्टेबिलिटी जो है उसका क्या मतलब है, जब म्यू से कम ही हो रहा है तो वाई डू वी से कि स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो इस केस में जो ये एग्जांपल है इसमें व्हाट दे हैव डन है कि उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, ठीक है। दे हैव गिवन द p वेक्टर एंड दे हैव गिवन द मैट्रिक्स r, जो कि हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेशन की जो है वैल्यूज़ हैं। आर में जो है वी नो कि हमारे पास इनपुट का कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है, और जो पी है उसमें वी नो कि दिस इज़ अ क्रॉस कोरिलेशन ऑफ इनपुट एंड द डिजायर्ड आउटपुट। और यहाँ पे दे हैव ऑलरेडी गिवन कि दिस इज़ द ऑप्टिमम वेट, और ये एग्जाम्पल क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट की हुई है इसमें हम जो है वो h यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर w यूज़ किया हुआ है। जिस तरह आपको लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे यू विल फाइंड के w के बजाय w यूज़ किया हुआ होता है इंस्टेड ऑफ h। ओके, सो नाउ व्हाट दे आर डूइंग इन दिस फिगर, जो कि पहली वाली फिगर है, उसमें ये कर रहे हैं कि दीज आर द पॉइंट्स, ये एक्चुअली W0 और W1 जो हैं, दीज आर द टू ऑप्टिमम वेट वेक्टर्स की जो है वो W01 और W2, या दो फिल्टर्स आपके पास जो भी टैप वेट्स हैं वो प्लॉट किए हुए हैं। एक -7.83 है तो ये यहाँ पर है, और दूसरा जो है वो प्लस जो है वो 0.837 है, तो वो जो है वो हमने नीचे यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। नाउ व्हाट शुड हैपन, नो मैटर मैं जहाँ से भी स्टार्ट करूँ स्टीपेस्ट डिसेंट को, जो जिस तरह से यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है फ्रॉम 0 अगर मैं वो जो भी हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हम पुट करते जाएं जो कि ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है, तो इट शुड कन्वर्ज टू दिस ऑप्टिमम वेट वेक्टर, ठीक है।
प्रोवाइडेड कि हमारे पास जो हमने जो भी रेट सेलेक्ट किया है म्यू इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 ओवर लैम्डा मैक्स। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने बेसिकली मैटलैब से जो है वो वैल्यूज़ निकाली थी, दोनों आइगन वैल्यूज़ जो थी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की और आर मैट्रिक्स की, ठीक है, बिकॉज वी नो कि हम आर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं। और सो इट मीन्स कि मेरे पास अगर स्टेबिलिटी के लिए व्हाट शुड बी द कंडीशन, अब मेरे पास जो है वो आइगन जो देखें मैंने ये ना गलत कर दिया सम हाउ, आई डोंट नो, मैं 2 के बजाय जो है वो 1 क्यों लिख देती हूँ, ठीक है। बट फॉर स्टेबिलिटी आई नो द लैम्डा मैक्स क्या है यहाँ पे मेरे पास, लैम्डा मैक्स इज एक्चुअली इक्वल टू 1.6, ठीक है। सो फॉर स्टेबिलिटी माई म्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 and it should be less than 2 over 1.6, ठीक है। ये चीज़ जो है this comes out to be 1.25। और आप यहाँ पे देखिए कि they have plotted, अच्छा I would advise you कि यही वाले आप बेशक वैल्यूज़ लेके and put them in the equation of weight vectors की जो equation हमने end में निकाली हुई है, ठीक है, and then try to plot these things in MATLAB. It should not be that difficult. लेकिन यहाँ से जो चीज़ हम observe कर रहे हैं वो ये है कि we are starting the step size from point 1 और इस point 1 के लिए जो हमारे पास कर्व हमें मिल रहा है that is this blue curve, ये वाला जो कर्व है, ठीक है। और ये देखें कि बहुत स्मूथली, जब स्टेप साइज बहुत छोटा है तो ये बहुत स्मूथली जाके जो है वो कन्वर्ज कर रहा है जो भी ऑप्टिमम वेट है। एंड देन वी स्टार्ट टू इंक्रीज द स्टेप साइज। ये जो रेड वाला है इसके लिए जो है वो म्यू को 1 रखा हुआ है और ये यहाँ कहीं जो है ना बहुत क्लियर कट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसको फिगर को बड़ा करके देखेंगे तो रेड जो है ना उसका, लेट मी सेलेक्ट अनदर कलर, जो रेड जो है बेसिकली उसका पाथ ये है, ठीक है। ये वाला जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है लेकिन ये इधर से जो है जहाँ पे जाके कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। एंड देन वी हैव म्यू इक्वल टू 1.25 विच इज एक्चुअली द बाउंड्री ऑफ 2 पॉइंट जी, ये जो है दिस इज 2 ओवर लैम्डा मैक्स के इक्वल है। इस केस में देखिए अगेन अब ग्रीन लाइन है जो कि पाथ उसका उसी तरह से डिफाइन हो रहा है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम हियर, बट यहाँ पे थोड़े से हमें रिपल्स नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये बिल्कुल बाउंड्री पर है। एंड व्हेन वी हैव टेकन दिस म्यू टू बी ग्रेटर देन द लिमिट 1.25 जो हमारे पास लिमिट है, तो उस केस में आप देखेंगे कि वी डोंट हैव एनी कन्वर्जेंस। हमारे पास जो ये ओके इट इज टेकिंग द सेम पाथ, लेकिन ये कभी भी उस वैल्यू पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, ये उसके इर्द गिर्द कर रहा है जो भी हमारे पास कर्व बन रहा है, and it is increasing, so it means कि it is divergent, and in this case अगर आप म्यू को 1.5 रख लेते हैं तो you will not converge to the minima even if it is a convex function, cos function जिसकी हम अभी भी बात कर रहे हैं। और इसी चीज़ को जो है यहाँ इन्होंने प्लॉट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ कंटूर प्लॉट्स, ठीक है। और इसमें जो है वो म्यू इक्वल टू उसके लिए, अच्छा इस केस में जो है दे हैव स्टार्टेड विद सम अदर इनिशियल पॉइंट, बाकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल वही हैं, ठीक है। पी वही है, आर वही है, एंड देन ज़ाहिर है पी और आर वही है तो ऑप्टिमम पॉइंट जो होगा कॉस फंक्शन जहाँ पे आपके पास ऑप्टिमम आपको मिनिमम मिल रहा होगा वो भी वही है, लेकिन ये कि स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है विच इज़ इट इज़ स्टार्टिंग इंस्टेड ऑफ 0 0 इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर हियर, ठीक है। और इस केस में और म्यू इक्वल टू 1.5 के लिए तो इन्होंने प्लॉट ही नहीं किया, 0.1 के लिए किया, 0.5 के लिए किया है, 1 के लिए किया है, एंड यू कैन सी कि इवन फॉर म्यू इक्वल टू 1 हमारे पास जो कन्वर्जेंस हो रही है दैट इज नॉट दैट स्मूथ। सबसे स्मूथ कन्वर्जेंस कहाँ है, व्हेन वी आर टेकिंग द म्यू टू बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। ये पॉइंट म्यू इक्वल टू 0.1 के लिए हमारे पास ब्लू कर्व है, ठीक है। म्यू इक्वल टू 0.5 के लिए रेड कर्व है, and mu equal to 1 के लिए we have the green curve,
एंड इन दिस केस यू कैन सी अगेन, ये चीज़ अगर आपको याद हो हमने बिल्कुल शुरू में ही की थी कि ग्रेडियंट डिसेंट में स्टेप साइजेस के ऊपर डिपेंड करते हुए अगर बहुत छोटा स्टेप साइज है तो आपके जो है बहुत स्लोली स्लोली आप जाएंगे, बट बहुत स्मूथली यू शुड रीच टू द ऑप्टिमम पॉइंट। अगर आप बढ़ाते हैं स्टेप साइज को तो द ग्रेजुअल मूवमेंट विल डेफिनेटली रिड्यूस, जिसका मतलब है कि आपके स्टेप साइजेस जो है वो बड़े होते चले जाएंगे। और जिस तरह से हमें ये दरमियान वाले में नज़र आ रहा है कि म्यू इक्वल टू अगर हम इवन 0.5 भी कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट दैट बैड, स्टिल स्मूथ नहीं है बिकॉज ऑफ द रीजन के बड़े बड़े स्टेप्स हम ले रहे हैं। ठीक है, ये है ये। एंड देन इफ वी इंक्रीज इट फर्दर तो इस केस में जो है वो बहुत बड़े स्टेप जिग जैग की तरह जाके जो है फिर हमारे पास वहां पे कर रहा है। एंड इफ वी टेक दिस म्यू टू बी 1.25 इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है या 1.5, तो इन बोथ द केसेस यू हैव सीन के 1.25 में जिस तरह कन्वर्ज तो हो रहा है, बट दिस इज एक्चुअली वी शुड हैव लेस देन दिस पॉइंट वैल्यू, बट हमारे पास जो इक्वल टू आ गई है तो उस केस में व्हाट वी कैन सी कि यहाँ पे रिपल हो गए। इसका मतलब है कि उसके इर्द गिर्द वो मूव करता रहेगा, वहां जाके कन्वर्ज एक्चुअली नहीं हो रहा होगा। और अगर आप उससे ज़्यादा ले लेते हैं तो इस केस में तो वी कैन सी के डाइवर्जेंस हो रही होगी, वो दोनों चीज़ें जो है इस वाले प्लॉट में प्लॉट नहीं हुई। ओके, सो नाउ यू शुड इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि ग्रेडियंट डिसेंट में जी जी ज़रूर करें। पिछली दफा मेरे ये क्वेश्चन था कि ये जो आइगन वैल्यू रोटेट कर रही हैं कर्व को, तो मुझे अगर सही समझ आया तो जी जी एक्चुअली मेरी आवाज़ ना एको कर रही है तो मुझे खुद बहुत बॉदर कर रही है। ओके अच्छा, तो उसके अंदर जो मुझे समझ आया वो ये है कि ये जो जब हम ये स्मूथली कन्वर्ज कर रहे हैं ना, जैसे 0.1 के साथ ब्लू वाला, तो ये जो इस एक्चुअली इट्स द रोल इज प्लेड बाय द आइगन वैल्यूज, और ये वही बात है जो आपने पिछली दफा बताई थी कि ये उसको उस डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं जहाँ पे जो एक्चुअल मिनिमम पॉइंट है। जी जी बिल्कुल। तो रोल इज एक्चुअली प्लेड बाय, मतलब ये पूरे के पूरे जो चीज से हमने जो चीज इम्पोर्टेंट वी शुड बी एबल टू डिड्यूस के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर इनपुट वेक्टर जो है, जिसका आप कोरिलेशन वेक्टर कोरिलेशन मैट्रिक्स ले रहे हैं, बिकॉज द आइगन वैल्यू यानी जो आइगन वैल्यूज हैं या जो स्टेप साइज है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन के आपका इनपुट वेक्टर जो है उसका ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, उस मैट्रिक्स पे ज़ाहिर आइगन वैल्यूज निकल रही होंगी। एंड देन वी विल एक्चुअली यस वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग ऑल्सो कि अगर स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो तो या ये कि शायद हम इतना ना करें, मैं शायद होमवर्क में आपको दे दूँ अगेन के, लेकिन ये कि जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास जो है एक तो हमने ये चीज़ तो फाइंड आउट कर ली है कि हमारा जो है वो स्टेप साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन आइगन वैल्यूज वी विल सी इन द नेक्स्ट 1 और 2 स्लाइड्स कि आइगन वैल्यूज जो है वो डीके में फर्दर रोल भी प्ले कर रही है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे पास जो ये वेक्टर मैट्रिक्स आ रहा है, ये मैट्रिक्स जो है इसकी आइगन वैल्यूज क्या है। एंड यू आर परफेक्टली राइट के बेसिकली आइगन वैल्यूज ही जो हैं जो स्टीयर कर रही हैं इन मैनी वेज। एक तो ये कि यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि इट इज़ एक्चुअली कंट्रोलिंग द स्टेप साइज। स्टेप साइज जो है यानी इट मीन्स के स्टेप साइज जो है वो आपके पास इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट कि आप तमाम प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो सेम स्टेप साइज ले लें। यू नीड टू फिगर आउट के आइगन वैल्यूज ऑफ द कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं करेंगे बिकॉज हम बिल्कुल बेसिक एल्गोरिदम्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मशीन लर्निंग वगैरह के एल्गोरिदम्स को जाके देखेंगे तो यू विल सी कि आइगन वैल्यूज की बेस पे जो इवन स्टेप साइज जो डिफाइन होते हैं दे आर नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है कि आपके पास जो है वो स्टेप साइजेस जो हैं, बल्कि यहाँ से भी हमें नज़र आ रहा है वो हमें जम्प्स हमें स्टेप साइज तो खैर कांस्टेंट है, सॉरी जो जम्प्स हैं वो हमें नज़र आ रही हैं कि दे डोंट रिमेन द सेम। यहाँ से नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है वो स्टेप साइज की बेसिस पे स्टार्ट में जो है वो जंप ज़्यादा है एंड देन व्हेन एज वी मूव क्लोजर टू द ऑप्टिमम पॉइंट आपके पास ऑटोमेटिकली जो जंप्स होती हैं वो कम होती चली जा रही हैं। ठीक है, सो द थिंग इज के स्टेप साइज ज़ाहिर मैटर कर रहा है, और स्टेप साइज जो मैटर कर रहा है
वो डिपेंडेंट है ऑन आइगन वैल्यू. सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू रिमेम्बर टिल नाउ. ठीक है, नेक्स्ट वी विल. एक बात और, अगर आपने ये भी बताया कि एक्चुअली तो ये इनपुट मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल मेक सेंस, क्योंकि आइगन वैल्यूज तो आर से निकल रही है ना, जो इनपुट की कोरिलेशन है. तो अगर मैं इसको इंट्यूटिवली समझ, जो मुझे समझ आई है, आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं, कि अगर जो वैल्यूज आ रही हैं इनपुट की, इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम द डिजायर्ड पॉइंट, या वो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, या वो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, दैट विल डिटरमिन कि वो किस तरह से मिनिमम पर आएगा. से अगर वो बहुत ही दूर हैं फ्रॉम द डिजायर्ड, तो नेचुरली ज्यादा रिपरकशंस होंगी मिनिमा पे आने में. बट इफ इट इज क्लोज टू द डी, तो फिर वो स्मूथली अप्रोच करेगा और जल्दी चल जाएगा. क्या मैं सही समझी हूँ? जी देखिए, एक तो आपका जो इनिशियल पॉइंट है आप उसकी बात कर रही हैं, राइट, कि जहां से आपने स्टार्ट किया है जी, कि वो क्लोज है, कि देखिए उस पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये कि उसके साथ साथ ना, फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि ये मेरे पास आई हैव दिस एज अ प्लॉट, ठीक है, और इनिशियल पॉइंट यानी इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डेफिनेटली डिपेंड कर रहा है कि हो सकता है कि मेरा पहला इनिशियल गैस जो है वो यहाँ पे था, दूसरा इनिशियल गैस जो है वो मैंने यहाँ पे कहीं पे ले लिया, ठीक है, तीसरा इनिशियल गैस जो है वो मैंने इधर कहीं पे ले लिया. अब इन सब ने लेके तो यहाँ पे जाना है, ठीक है. सो द टाइम टू कन्वर्ज वुड बी डिपेंडेंट अपॉन कि मैं कहाँ से स्टार्ट हुई हूँ. बट द थिंग इज के उसका तो मुझे अंदाजा नहीं है ना, द थिंग दैट इज नॉट समथिंग कंक्रीट और वेल डिफाइंड. आई डोंट इवन नो कि मिनिमम पॉइंट क्या है, मतलब मिनिमम कॉस्ट फंक्शन कैसे आ रहा होगा और मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. दैट इज द रीजन कि हम ये इटरेटिवली इसको स्टार्ट कर रहे हैं. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि मैं ये पॉइंट लूं, ठीक है, ये पॉइंट लूं, ये पॉइंट लूं इनिशियल, या ये पॉइंट लूं. एट द एंड ऑफ द डे इन ऑल ऑफ दीज थ्री केसेस आई मस्ट रीच दिस पॉइंट, ठीक है. और उसके लिए जो चीज हमने यहाँ पे देखी है वो ये कि हमारे पास अब मैं क्या ले रही हूँ कि फर्ज करें जो भी हमने, और ये क्या मैंने बनाया हुआ है, ये जो पैराबोला मैंने बनाया हुआ है, दिस इज एक्चुअली द कॉस फंक्शन, ठीक है, जिसको हम अस्यूम कर रहे हैं कि एक ही वेट वेक्टर है, तो एच जो है वो एच नॉट जो है वो एक्स एक्सिस पर होगा और वाई एक्सिस पर ये पैराबोला बन गया. नाउ द थिंग इज के अब जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ दिस प्रॉब्लम, लेट्स सपोज कि ये जो है ना ये जीरो पर ही मिनिमा आ रहा है हमारा, ठीक है, जो पैराबोला ये जीरो पे जाके जो है वो उस एक्सिस को हिट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कॉस फंक्शन जीरो पे जीरो है. अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, इनिशियल गेस जो मेरा है, लेट मी जस्ट टेक इट के एच नॉट है ना, ठीक है, ये दिस इज एच नॉट विच इज जस्ट वन वेक्टर, वन टैप वेट है, ठीक है. एच नॉट जो है इसमें दिस इज एक्चुअली समथिंग नेगेटिव, लेट मी जस्ट टेक इट -2, इसको मैं +2 ले लेती हूँ एंड इसको -1 ले लेती हूँ. अब इस केस में जो है मेरे पास 3 एच नॉट मैंने लिए हुए, -2, -1 एंड 2. द पॉइंट इज कि नो मैटर इनमें से मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, जो हमारा एल्गोरिथम है इट विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स दिस, ठीक है, कि ये हमेशा जो है वो इस साइड पे मूव करना शुरू करेगा. अब ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज डिपेंडेंट कि मैंने म्यू को क्या रखा हुआ है. और ये देखें इसकी ना, अगेन आप एग्जांपल अगर अपने उससे भी सोचती हैं कि आपने कोई चीज अगर लेट्स सपोज कि आपने किसी टारगेट की तरफ कोई चीज फेंकी है, और या ये कि आप जो है थ्रो कर रही हैं, दैट इज समथिंग दैट कैन बाउंस बैक एंड फोर्थ, और या ये कि खैर ये एग्जांपल इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल, या ये कि अगर हम जो है वो लेट्स सपोज के आप जंप कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स सम डायरेक्शन एंड यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप छोटा छोटा स्टेप लेके जंप करते हुए जा रहे हैं, तो देयर इज अ वेरी स्मॉल चांस कि आप उसको पॉइंट को मिस कर जाएंगे.
ऑन दी अदर हैंड अगर आपने जंप बहुत लंबी लगाई है तो इसका मतलब है कि आप उस पॉइंट से आगे निकल सकते हैं, एंड देन यू विल हैव टू कम बैक, एंड देन हो सकता है कि फिर अगर आप जंप जो है वो उतनी लंबी नहीं थी लेकिन फिर भी लंबी थी, तो अगेन यू आर पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि हमारे पास जो ये स्टेप साइज है बेसिकली विच इज डिपेंडेंट अपॉन द आइगन वैल्यूज, दैट इज डिफाइनिंग के किस स्पीड से, यानी इट इज काइंड ऑफ डिफाइनिंग पहुंचना तो हमने मिनिमम पर ही है अगर हमारे पास जो है वो कन्वेक्स फंक्शन है, एंड वी अस्यूम कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो होता है अगेन जब आप एक्चुअल एल्गोरिदम्स की बात करेंगे तो यू विल सी के जीरो पे हम नहीं पहुंचते बेसिकली। हमारे पास जो है वो कॉस्ट फंक्शन का जो एरर होता है वो जीरो से ज्यादा पे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि अच्छा जी इससे ज्यादा वो कन्वर्ज कर ही नहीं रहा ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है। वो हम आगे एक्चुअली पढ़ेंगे एलएमएस में कि क्या कुछ हो सकता है, बट माय पॉइंट इज कि हम किस तरह से किस पाथ के थ्रू उस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस म्यू विच इज डिपेंडेंट अपॉन द आइगन वैल्यू। और जितने आप छोटा लेंगे उतना ही आप स्मूथली का मीन्स के आप अच्छे तरीके से वहां पर पहुंच जाएंगे वेल डिफाइंड पाथ के थ्रू। जब आप उसको बड़ा कर देंगे तो इसका मतलब है कि देयर इज अ चांस कि आप जिग जैग करके पहुंच जाए, जब बहुत बड़ा कर देंगे। अगर कुछ दरमियाना सा है तो इसका मतलब है कि इट विल हैव सम curves but still you will reach it ultimately आप वहां पर ही पहुंचेंगे मगर कितने स्टेप में पहुंचेंगे या path of your journey is defined by this factor। okay अच्छा अब आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई आपको, राइट? थैंक यू सो मच। ओके सो अब हम आते हैं अनदर फॉर्मुलेशन की तरफ जिसकी बात हमने लास्ट टाइम की थी, और इसमें जिस तरह मैंने कहा था कि इट इज़ नथिंग डिफिकल्ट, इट इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग। कि अगर हमें अगेन लेट्स जस्ट रिफ्रेश आवर मेमोरी अ बिट कि हमने जो है वो यहाँ से वी एक्चुअली स्टार्टेड विद लेट मी जस्ट राइट टू वेट वेक्टर्स जो है उसकी, नॉट वेट वेक्टर, टू टैप वेट्स की बात करते हैं। इसका मतलब है कि वेट वेक्टर जो है वो हमारे पास उसके अंदर टू डायमेंशनल है। एंड देन हमने ये देखा था कि पहले अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया सो इट वाज एक्चुअली H0 और H1 था। फिर उसके बाद हमने इससे जो है वो एक शिफ्टेड हमने लिया था, ठीक है, एंड दैट वाज एक्चुअली V0 एंड V1। और हमने v को इस तरह से डिफाइन किया था वेक्टर को, इट वाज h of n minus h0 and h of n minus h of n 0 minus n0 and h of n1 minus h0, ठीक है। और h0 का भी एक्चुअली मुझे 1 और 2 करना चाहिए, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स h of n वेक्टर में से मैं h0 वेक्टर को माइनस कर रही हूँ, विच मीन्स के दोनों डायरेक्शन में जो है वो मैं h0 पे लेके चली गई हूँ। एंड देन वी सॉ कि हम जो अगला काम करते हैं वो ये कि हम जब रोटेट कर रहे होते हैं तो वी एक्चुअली इसी एक्सेस को जो है वो रोटेट करके वी टेक इट इन द डायरेक्शन ऑफ हमारी जो भी आइगन वैल्यूज होती हैं, और उसको हमने डिफाइन कर दिया था v0 प्राइम and v1, and what we said was कि ये जो v प्राइम है that is actually vn प्राइम अगर मैं लेती हूँ, n here n का मतलब जो मैं ले रही हूँ that is actually the number of iterations की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। so technically जब आप steepest descent की बात करेंगे तो आप सबसे पहले जिस तरह अगर मैंने ये चीज़ जो फॉर्मूला हमने लिखा था कि h of n plus 1 is equal to h of n minus something, ठीक है। तो जब व्हेन आई स्टार्ट द इटरेशन तो इस केस में जो है आई विल ऑलवेज टेक n इक्वल टू 0 विच मीन्स 0 है विच इज नॉट ऑप्टिमम, नॉट h of o है, और h of 0 है विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट जो भी हमने लिया हुआ था। और ये मैं एक्चुअली यहाँ पे इसलिए ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि LMS में हम देखेंगे कि n को जो है वो हम एक और मतलब उसका ले रहे होते हैं। खैर एनीवे वो हम वहाँ जाएंगे तो इट वुडंट बी दैट डिफिकल्ट कि हमें अभी से उसके बारे में कंसर्न होने की ज़रूरत है। बट व्हाट वी सॉ वाज कि ये vn प्राइम का मतलब जो है व्हेन वी एक्चुअली मल्टीप्लाइड v बाय
Q transpose, and Q was the matrix of all the eigenvectors, normalized orthogonal eigenvectors of R. तो उस केस में जो है हमें Vn प्राइम मिल रहा था. अब इस जो यहाँ की फॉर्मुलेशन जो मुझे नजर आ रही है उसमें आई हैव डन इज कि वही वाली जो इक्वेशन ऊपर थी उस इक्वेशन में आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एज. अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो है ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि यहाँ वी स्टार्टेड विद दिस इक्वेशन. ठीक है, हमने जो एक्सेस को जब हमने सबसे पहला काम हमने क्या किया था, एक्सेस को शिफ्ट किया था जिसमें हमने एच एन में से एच नॉट को माइनस किया था. तो इसका मतलब है कि मैं अगर एच ऑफ एन निकालना चाहती हूँ तो एच ऑफ एन विल बी सिंपली इक्वल टू, यहाँ से एच ऑफ एन इज इक्वल टू वी एन प्लस एच नॉट. ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने वी एन की जगह वी एन प्राइम ये है तो वी एन जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा क्यू टाइम्स वी एन प्राइम के, बिकॉज ऑफ द रीजन के ऑर्थोगोनल है तो ट्रांसपोज और इन्वर्स सेम हो जाते हैं. ठीक है, तो इस केस में जो है अगर मैं एक साइड से ट्रांसपोज को निकाल के दूसरी साइड पे लगाना चाहूँ तो बस ट्रांसपोज खत्म हो रहा होगा. आई डोंट हैव टू अप्लाई, मतलब एक्चुअली मैंने क्या किया हुआ इस केस में, ओके लेट मी जस्ट डू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मैंने दोनों साइड से ना क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा Q टाइम्स Q ट्रांसपोज एंड V ऑफ n. अब ये Q टाइम्स Q ट्रांसपोज इज एक्चुअली इक्वल टू आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ द रीजन के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और Q ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू 1 है. तो यहाँ सो ड्यू टू दिस रीजन आई एम गेटिंग दिस. अब मैंने Vn की जगह इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है इन टर्म्स ऑफ Vn प्राइम, and after that I'm doing nothing other than just opening this जो मेरे पास Q मैट्रिक्स था in terms of eigen vectors, और जो ये मेरे पास वेक्टर था Vn प्राइम इसको मैं इसके एलिमेंट्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, एंड वी नो दैट ये वाली चीज़ जो है आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में बहुत डिटेल में की हुई है कि इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग कॉलम वेक्टर्स बाय वेक्टर्स तो आपके पास क्या हो रहा होता है, इट इज़ एक्चुअली अ लीनियर कॉम्बिनेशन. सो एट द एंड आपको क्या मिल रहा होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Q1 Q नॉट Q1 Q n माइनस 1 तक मिल रहा होगा, और लीनियर कॉम्बिनेशन में जो कोफिशिएंट्स होंगे या मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, द एलिमेंट्स ऑफ दिस वेक्टर. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आई कैन राइट इट एज दिस समेशन. सो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास जो h ऑफ n आ रहा है, दिस इज एन अदर वे ऑफ राइटिंग h ऑफ n, एंड वी नो कि यहाँ जो हमारे पास vi n प्राइम है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस. ठीक है, यहाँ से हम देख चुके हैं. सो if I put this value here, this is the final equation जो मुझे मिल रही है. अच्छा, अब इस equation में why am I writing it in this form? एक तो सबसे बढ़कर ये कि मुझे at the end of the day I am concerned with weight factor. ठीक है, और ये equation जो है ये क्या दे रहा है मुझे, n iteration पे weight दे रहा है in terms of optimum initial weight and then in terms of mu जो कि हमारा स्टेप साइज है, एंड लैम्डास विच आर द आइगन वैल्यूज एंड QI. सो अगर मैं इस टर्म को सिर्फ एनालाइज करूं, ये जो हमने सेकेंड टर्म लिखी हुई है, लेट मी जस्ट ओके. सो अगर हम इस टर्म को सिर्फ एनालाइज करें 0 to n minus 1 1 minus mu lambda I n vi 0 prime QI. So what is this actually? This is actually equal to 1 minus mu lambda 0 raised to the power n v0 0 prime and then Q0 plus 1 minus mu lambda 1 and V1 prime
0 Q1 एंड सो इसको हम आगे करते चले जाएं तो n टर्म जो मेरे पास आ जाती है दैट इज lambda 1 raised to the power n minus 1 v n minus 1 prime 0 and q of n minus 1. अब these are actually called different modes of आपके पास जो है convergence of this specific weight जो वेक्टर है उसके modes of convergence हम इनको कहते हैं. और जो इसमें चीज़ important है वो ये कि आपके पास जो ओवरऑल करंट वेट वेक्टर आ रहा है that is dependent on the initial guess. And plus it is dependent upon the sum of exponentials which are actually controlled by step size and different eigenvalues. So it means all the eigenvalues matter. जब आप निकाल रहे हैं इक्वेशन तो उस केस में और ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये वी आई 0 प्राइम v0 0 प्राइम v1 0 प्राइम दीज आर द इनिशियल कंडीशंस जो कि आपको मिल रही होंगी. बट द थिंग इज कि नो मैटर व्हाट दिस इनिशियल कंडीशंस आर, जब तक आपके पास ये सारी की सारी फैक्टर्स जो आइगन 1 माइनस लैम्डा म्यू नॉट के सारे फैक्टर्स कन्वर्ज नहीं करेंगे, ये ओवरऑल जो है वो कन्वर्जेंस नहीं हो रही होगी. ठीक है. Another thing is so it means कि अब देखिए ट्रांजिएंट बिहेवियर तो हमें पता है इसका है बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके पास एक्सपोनेंशियल है तो विच कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन के ये हमारे पास फैक्टर क्या है. लेकिन नाउ व्हाट वी नो इज कि द ट्रांजिएंट वेक्टर इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन सम ऑफ n एक्सपोनेंशियल टर्म. ठीक है. और n एक्सपोनेंशियल टर्म्स जो हैं दे इन्वॉल्व आइगन वैल्यूज ऑफ the whole all the eigenvalues of the matrix are and eigenvectors also because आपके पास जो है so what we are saying is कि जो हमारे पास overall weight vector compute हो रहा है that is actually contribution of all the eigenvectors of R controlled by आइगन वैल्यूज एंड स्टेप साइज. अब स्टेप साइज को तो हम पीछे देख चुके हैं कि वो जो है हमारे पास वी हैव फाउंड कि जी उसके ऊपर हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं. लेकिन अब जो यहाँ से जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये कि R जो है विच इज़ द वेक्टर जो कि इनपुट से आ रहा है एंड वी डोंट एक्चुअली हैव कंट्रोल ऑन द इनपुट, लेकिन उसके आइगन वैल्यूज जो हैं दे वुड डिसाइड द रेट ऑफ कन्वर्जेंस एंड प्लस ऑल द आइगन वैल्यूज एंड ऑल द आइगन वेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन फिगरिंग आउट के रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो कि कन्वर्जेंस किस तरह से हो रही है. ओके. So this is actually something again important. मैं इतना ज़्यादा टाइम इन सारी चीज़ों पे इसलिए लगा रही हूँ कि this is actually the basis of everything जो कि आप आगे जाके पढ़ रहे होंगे. आपके जो आजकल AI है, मशीन लर्निंग है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है, क्लस्टरिंग है, लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन है, इवन नॉन लीनियर केसेस हैं. ग्रेडियंट बेस्ड जो मेथड्स हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होता है स्टीपेस्ट डिसेंट है और बेसिकली LMS है जिसके ऊपर हम आगे जाएंगे, वो हर जगह यूज़ हो रहे होते हैं. एंड इट इज़ सिंपल. ग्रेडियंट बेस्ड एल्गोरिदम्स जो हैं वो क्या है, दे आर नॉट एक्चुअली फिल्टर देमसेल्फ, दे आर जस्ट मेथड्स ऑफ reducing the error in any situation. ठीक है कि आप जो है ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन विच इज ऑपोजिट टू द ग्रेडियंट और आप मिनिमम एरर पे पहुंच रहे हैं अगर कॉन्वेक्स है तो. और अगर जाहिर है कि अगर आपके पास कॉनकेव फर्ज करें कि कॉस फंक्शन आ जाता है जिसका एक मैक्सिमम पॉइंट है तो उस केस में आप ऑपोजिट करेंगे कि जो ग्रेडियंट ले रहे हैं उसी की डायरेक्शन में मूव करेंगे सो दैट यू विल मूव इन द मैक्सिमम डायरेक्शन. ठीक है. तो बस जब हम एरर की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जहन में यही आता है कि एरर को तो कम से कम होना चाहिए ना. तो इसलिए वी नॉर्मली टॉक अबाउट मिनिमाइजेशन. तो मिनिमाइजेशन की बात कर लें. ऑप्टिमाइजेशन जो है, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जो है वो ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ने का इरादा रखते हैं. उसमें भी यू विल सी के इट एंड्स अप हियर कि आपकी एक फॉर्मुलेशन बन गई ऑप्टिमाइजेशन की, आपके पास एक इक्वेशन आ गई है विच इज इक्वेशन ऑफ द कॉस्ट फंक्शन. उसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं, लॉस फंक्शन भी कहते हैं, कॉस्ट फंक्शन कहते हैं, एरर कहते हैं, बहुत सी चीज़ें जो है विच इज़ काइंड ऑफ स्क्वायर्ड एरर को ही हम डिफाइन कर रहे होते हैं. एंड देन वी ऑलवेज कम टू दीज ग्रेडियंट बेस्ड मेथड. तो इसलिए थोड़ा सा जो है अगर ये क्लियर हो ज़्यादा तो इट विल मेक द अदर कोर्सेज ईजियर फॉर यू. एनीवे अब हम
ये एग्जाम्पल तो हमने देख ली थी. लेट्स मूव टू, अच्छा, सो वी वुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमारे पास जो है दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द current way of writing the same equation, लेकिन this is much more relevant because it is giving you the value of the current value of the weight vector in terms of the initial जो भी आप ले रहे हैं, and then we see के eigen values and eigen vectors are very important. यहाँ से okay, and then okay, this is something again I would like to read. उसके बाद हम learning curve पे आते हैं कि जो हमने पीछे की equation देखी है इसमें से हमने क्या देखा है. We see that each eigen value lambda I determines a पर्टिकुलर मोड ऑफ कन्वर्जेंस. मोड ऑफ कन्वर्जेंस आप ये समझ लें कि उनमें से हर टर्म को हमने कह दिया कि दैट इज वन मोड ऑफ कन्वर्जेंस. सो व्हाई इज लैम्डा आई डिटर्मिनिंग दिस थिंग? बिकॉज वी नो कि म्यू को तो हमने कह दिया कि हमने उसी रेंज में रखा है जो कन्वर्जेंस को इंश्योर कर रहा है. लेकिन ये कि अब एक दफ़ा म्यू जब सेट हो गया है तो उसके बाद जो हमने ये देखा है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसमें म्यू के साथ लैम्डा आई मल्टीप्लाई हो रहा है. सो वंस द म्यू इज फिक्स देन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कन्वर्जेंस जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन लैम्डा आई. एंड देन अनदर थिंग इज के अच्छा, and it is in the direction defined by the associated eigenvector qi. The various modes work independent of one another. This is again important. हम सबको ऐड कर रहे हैं, so we can see from there कि आपके पास ये नहीं है कि अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा ज़्यादा होगा या एक ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा होगा. They are independent of each other and they are contributing, each of them contribute separately. And for a selected value of the step size parameter mu, the geometric ratio factor 1 minus mu lambda I, which determines how fast the ith mode converges, is determined by the value of lambda I, which is what we discussed in the last slide also. अच्छा, अब one thing देखें, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, जिस तरह से मैंने अगर फिगर बनाई है, तो आई हैव बीन मेकिंग एक्चुअली ड्राइंग द फिगर के H नोट है और H1 है, ठीक है, या H नॉट 0 कर देती हूँ और H नॉट 1 नहीं सॉरी, ठीक है, H नॉट और H1 है, विच मीन्स कि आपके पास दो डायरेक्शंस हैं. और उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम ये कह लेते हैं कि इनिशियल को जो है इनिशियल वेट है वहाँ से हमने डिसाइड किया है. एंड देन वी हैव सम फंक्शन जो कि इस तरह से ये कहीं पे जाके मिनिमम पॉइंट हमें दे रहा है, तो हम उस वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं. अब जब आपके पास दो वेट वेक्टर्स में सिर्फ दो टर्म्स हैं या मे बी तीन टर्म्स है, तो उस केस में भी हम 3 डायमेंशन में बॉल बना सकते हैं. बट व्हेन द एक्चुअल सिनेरियो कम्स, तो हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं, डाटा मतलब जो जिन वेक्टर से आप एरर को कंप्यूट कर रहे होते हैं या जो फिल्टर टैब्स होते हैं, दे आर नॉट जस्ट 1, 2 और 3. ठीक है, आपके पास जो है वो हाई नंबर्स ऑफ एज जो फिल्टर टैब्स हैं जिनको आपने अपडेट करना है वो हो सकते हैं, विच मीन्स कि विजुअलाइजेशन कैन बिकम इम्पॉसिबल कि 2 से 3 डायमेंशन से ज़्यादा जाएं तो आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते अगर आप इस चीज़ को प्लॉट करें इन टर्म्स ऑफ वेट वेक्टर, जो कि हमने पीछे देखा था. सो इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग इन दैट टर्म, हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली प्लॉट द लर्निंग कर्व. लर्निंग कर्व में हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्लॉट कर रहे होते हैं लर्निंग कर्व में एरर कॉस्ट फंक्शन जो है, we plot cost function versus number of iterations. ठीक है, so it means के so what we are saying is कि मेरे पास इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो learning curve होगा it will be something like this कि मैं start करूँगी, let's suppose 5 iterations हैं, 10 iterations हैं, 20 iterations हैं, 30 iterations हैं, and I will start with the value of cost function कि यहाँ पे मेरे पास error कितना था. And if I am applying steepest descent और मेरे पास जो है वो convex है, जो भी मेरे पास कॉस्ट फंक्शन है, तो I know automatically, मतलब without doing anything I know कि इसमें मुझे इस तरह का कर्व
मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़े इट शुड मूव टुवर्ड्स 0 बिकॉज दिस इज जैसे मीन स्क्वायर एरर हम नॉर्मली कंट्रीब्यूट वो करते हैं कंप्यूट, और वो मतलब मीन स्क्वायर एरर हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज वी हैव सीन कि हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर जो है इसको हमने कॉस्ट फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ना, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली मीन ऑफ स्क्वायर्ड एरर, सो दिस इज मीन स्क्वायर एरर। तो मीन स्क्वायर एरर को हम कंप्यूट कर वो करते हैं, प्लॉट करते हैं इंस्टेड ऑफ द वेट्स देमसेल्फ, हम मीन स्क्वायर एरर को प्लॉट करना शुरू करते हैं विद द नंबर ऑफ इटरेशंस, और जो चीज़ हमें मिल रही होती है एट द एंड दैट इज कॉल्ड द लर्निंग कर्व। और इसके लिए जो है फिर वी नीड टू जस्ट गो बैक टू द ओरिजिनल फॉर्मूला जो कि हमने देखा था वीनर फिल्टर के केस में, कि आपके पास जो कॉस्ट फंक्शन है, अगर आप इसको मिनिमम कॉस्ट फंक्शन की टर्म में अगर बात करते हैं तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, ये बिल्कुल जो मेरा ख्याल है आपको फॉर्मूला जो जहाँ पर मैडम आमना ने जहाँ तक जो है वो डिराइव करवाया था वीनर फिल्टर की जो इक्वेशन थी, ये एक्चुअल में एंड में इक्वेशन आती है, ठीक है। एंड देन फ्रॉम दिस these 3 lectures जो कि हमने लास्ट में किए हैं, फ्रॉम देम वी हैव नाउ फिगर आउट कि हम R को जो है वो इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं in terms of Q lambda and Q transpose, and हम जो है वो Vn की फॉर्म में लिख सकते हैं Hn minus Hn नॉट को। So at the end of the day and then we also know कि हम Vn प्राइम भी एक्सेस डिफाइन करते हैं या वेक्टर स्पेस डिफाइन कर देते हैं। तो at the end of the day जब मैं ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करती हूँ, ठीक है, ये वही वाली इक्वेशन है, उसमें जो है ओके लेट मी write it here again कि j of n was equal to j min, ठीक है, प्लस h minus h naught t square t ट्रांसपोज r h minus h naught, ठीक है। तो इसमें जो है वो मैंने h minus h naught को जो है वो रखा है v, r को मैंने रिप्लेस किया है q डेल्टा q लैम्डा q ट्रांसपोज से, एंड इसको जो है वो तो ये v ट्रांसपोज हो गया, दिस विल बी v, एंड देन q ट्रांसपोज v को मैंने v प्राइम कर दिया। सो एट द एंड मेरे पास जो है वो ये इक्वेशन आ रही है, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है, आप पीछे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, और उसके बाद जो है नाउ आई एम ओपनिंग ऑल द वेक्टर्स एंड द मैट्रिसेस, एंड एट द एंड, अच्छा अब ये चीज़ जो है ना आपको विदाउट ओपनिंग यू शुड बी एबल टू रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है और आप उसको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक तो वेक्टर मिल रहा होगा विच इज़ समथिंग ऑब्वियस, क्योंकि ज़ाहिर है आप ये वाला जो मैट्रिक्स है मेरे पास था दिस इज़ n by n, ठीक है, एंड दिस इज़ n by 1, तो इसका मतलब है कि मुझे n by 1 मिल रहा है। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग कि अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके पास जो है ऑफ डायगोनल सारे जीरोस हैं, तो एट द एंड जो भी मुझे मैट्रिक्स मिल रहा वेक्टर मिल रहा होगा उसमें जो है वो हर कंपोनेंट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय corresponding eigen values, that's it, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, and then if I am multiplying it with a row vector, तो क्या हो रहा होगा, we already know कि row into column क्या मिल रहा होता है, we get a number। तो इस केस में जो है I will get lambda naught v naught prime square plus lambda 1 v1 prime square and so मेरे पास squares आ जाएंगे, which means कि I can write it as this summation। Okay, so in this case, so what does it mean कि अगर मैंने प्लॉट करना है जो मेरे पास लर्निंग कर्व अगर प्लॉट करना है तो उस केस में अगेन यू कैन सी कि आई कैन राइट दिस एरर कॉस्ट फंक्शन in terms of eigen values and the vin प्राइम का मतलब है कि ट्रांसलेटेड आइगन वेक्टर्स की फॉर्म में जो है हमने इसको लिखा हुआ है, एंड आई एम पुटिंग अगेन द सेम सब्स्टिट्यूशन
जो कि हम सोल्यूशन पीछे निकाल चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली आई विल आस्क यू टू डू दिस असाइनमेंट में जो है मैं ये क्वेश्चन दे दूंगी कि कैसे सोल्यूशन निकलता है। आज मैंने सोचा था कि मैं ऐड कर लूँ, देन फिर मैंने सोचा ये इतना आसान है और आप सबने DSP में किया हुआ होगा, तो लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो है मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगी कि ये सोल्यूशन आया कैसे। एनीवे वी नो कि दिस इज द सोल्यूशन। और इस यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, दिस इज दिस वन विच इज़ द कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन है, विच इज़ टेलिंग अस के हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू पे पहुंचेगा इफ दिस थिंग इज मिनिमाइज। ठीक है, बिकॉज एंड गोल तो हमारे पास यही है ना कि आपके पास जे मिनिमम होना है। एंड व्हाट कैन यू सी फ्रॉम हियर कि अगर मेरे पास ओके, सो वी हैव सीन, हमने जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि ये जो फैक्टर है दिस will converge, yani sorry, this will converge when this is less than 1, and this will be less than 1 when mu is between 0 and 2 over lambda max. ठीक है, सो इफ वी अस्यूम कि हमारे पास जो स्टेप साइज है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, देन when we increase the number of iterations to infinity, then in principle ना जब ये infinity पे चला जाएगा तो अगर फर्ज करें कि ये आपके पास less than 1 है तो एक्सपोनेंशियल जो है टर्म्स है और ये infinity तक आप पावर को लेके जा रहे हैं और सम अप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि it will go to 0 and by definition the cost function will approach to 0, will approach the minimum value after how many iterations, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशंस। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इनफाइनाइट से बहुत कम इटरेशंस पे जो है वो हम उसके बहुत क्लोज चले जाते हैं, मे बी बिल्कुल जीरो नहीं होता। बट व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि अगर हम लर्निंग कर्व को प्लॉट कर रहे हैं विच इज द नंबर ऑफ इटरेशंस वर्सेस द cost function, so what we expect ke the cost function should approach minimum value for large number of iteration, and this is not something surprising, मतलब हमने जो है वो पीछे जब स्टार्ट किया था तो we actually started with this thing कि हमारा गैस यही कह रहा था कि होना यही चाहिए, क्योंकि जाहिर है जब आप मिनिमम कर रहे हैं इसको, आपने जो है एल्गोरिदम लगाया हुआ है ऐसा ही है जो कि एरर को मिनिमम कर रहा है, कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम कर रहा है विद इटरेशंस, तो ऑब्वियसली नो मैटर फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट you should end up to 0 cost function. Okay, another thing जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अब मुझे आप में से कोई ये बताएगा कि अब ये तो एक्सपोनेंशियली डीकेइंग फंक्शन बन गया है ना, क्योंकि जो हमें नज़र आ रहा है कि बिकॉज बेसिकली ये अगर मैंने प्लॉट किया हुआ है दिस इज n विच इज़ नंबर ऑफ इटरेशंस एंड नेक्स्ट टाइम से जो है ना वो हम फिर इसको थोड़ा सा और पीछे करने की कोशिश करेंगे। ये कहाँ से वो हो रही है, एको कहाँ से आ रही है? ओके अच्छा जी, तो एनीवे सो व्हाट वी आर सेइंग इज के हमारे पास जो है वो हम ये जो है डीके का रेट अगर हम फिगर आउट करना चाहें कि ये एक तो हमें ये पता है ना कि ये जो चीज़ है दिस इज एक्चुअली डिसाइडिंग कि किस रेट से डीके कर रहा होगा, ठीक है। अब ये जो है वो लेस देन 1 तो हमने कह दिया कि है, जिसका मतलब है कि वो कन्वर्ज ही कर रहा होगा। लेकिन अगर आपको याद हो जब आप एक्सपोनेंशियल्स की बात करते हैं और डीकेइंग एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं तो देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, कि टाइम कांस्टेंट बेसिकली ये डिसाइड करता है कि हमारे पास जो ये डीके हो रहा है किसी भी एक्सपोनेंशियल का वो किस रेट पर हो रहा होगा, यानी ये इस तरह से स्लोप जा रहा होगा, इस तरह से जा रहा होगा, या ये स्लोप जो है वो और थोड़ा सा जो है वो इस तरह से जा रहा होगा, या ये कि स्लोप में चेंजेस आ रही होंगी। ठीक है, कि आपके पास जो है पहले डीके बहुत शार्पली हुआ है, फिर थोड़ा कम हो गया है, फिर तेज हो गया है, समथिंग लाइक दिस। सो फॉर दैट
इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट हम यहाँ पर भी टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं और उसको हमने, दिस इज समथिंग वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, अनदर थिंग, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, ये जो लेक्चर है ना, ये 99% मैंने बहरूज की बुक से किया है प्रिपेयर। इसका शायद एक आध जो आगे जाके हम एक आध टॉपिक जो है छोटा सा, वो मैंने, छोटा सा एक टॉपिक भी नहीं कह लें, दैट इज जस्ट सम कमेंट आप कह लें, वो मैंने साइमन हेकिन से उठाया है। अदरवाइज सब कुछ बहरूज की बुक से है, लेकिन जिस तरह मैं पहले भी बताती रही हूँ कि टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो कुछ मेरी अपनी हैं, डिवाइस की हुई, बेस्ड अपॉन के आमना का कैसे लेके चली थी, और उसके बाद जो है वो दोनों की डिफरेंट हैं, लेकिन मैंने उसी पे स्टिक करने की कोशिश की है। तो वहाँ से जो है टर्मिनोलॉजीज को अगर आप मैच कर लेते हैं तो यू शुड बी एबल टू फाइंड एवरीथिंग इन बहरूज की बुक जो है, उसमें से जो है। और बहरूज की बुक के मेरा ख्याल है आप लोगों के पास PDF भी अवेलेबल है, सो इट शुड बी easy for you to read everything अगली क्लास से पहले। So anyway, तो हम टाइम कांस्टेंट को हम क्या कह रहे हैं? The learning curve of the steepest descent algorithm consists of a sum of n exponentially decaying terms, each of which, अब ये हम देख चुके हैं, ठीक है, कि लर्निंग कर्व जो, और लेट मी राइट द इक्वेशन हियर, ठीक है, कि हम क्या देख चुके हैं कि लर्निंग कर्व की जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू j of n equal to j minimum plus summation of I from 0 to n minus 1 minus mu lambda I raised to the power 2n v I prime 0, ठीक है, इनिशियल कंडीशंस हैं ये। अच्छा, अब सो व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर इज के दे एक्चुअली डिपेंड ऑन n एक्सपोनेंशियल्स, जो कि यहाँ से हमें मिल रही हैं, ठीक है, decaying terms, and each of which correspond to one of the modes of convergence of the algorithm. Each exponential term can be characterized by a time constant, ठीक है, ये हमेशा याद रखें, एक्सपोनेंशियल्स में we always have time constant, decaying हो या आपके पास जो है वो divergent हो या convergent हो, मतलब decaying हो या exponential rise हो, both the cases में हमारे पास जो है वो time constant होता है। तो we can write this exponential as the set of exponential and this thing as this thing। अगर आप जनरल भी ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो अगर फर्ज करें कि एक्सपोनेंशियल लिखते हैं, फंक्शन है f of t है, डीकेइंग एक्सपोनेंशियल, तो इट शुड बी इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, माइनस t over tau on n multiplied by some magnitude, ठीक है। तो अगर डीके कर रहा है तो दिस tau एक्चुअली डिफाइन के किस रेट से वो डीके करेगा, दिस t is the variable कि टाइम जब चेंज होता जाता है तो उससे किस रेट से डीके करेगा। यहाँ पर we have this n as the number of iterations and what we this I, अब आप, क्योंकि हमने ये देखा है कि we have n terms जो कि इंडिपेंडेंटली इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास टाइम कांस्टेंट भी n होने चाहिए, बिकॉज देखें यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि अब ये जो टर्म्स हैं ये 1 माइनस म्यू lambda naught होगी, then we have 1 minus mu lambda 1, then we have mu lambda 2, and all of them have this exponential decay. So it means कि हमारे पास इन सब का जो टाइम कांस्टेंट होगा इट विल बी डिफरेंट, नो मैटर अगर हम म्यू को सेम रख भी लेते हैं तो बेस्ड अपॉन द लैम्डा इनके जो टाइम कांस्टेंट्स हैं वो डिफरेंट हो रहे होंगे। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने यहाँ पर tau I लिखा हुआ है, और इसको जो है जस्ट दोनों साइड्स का अगर मैं ln ले लूँ और उसके बाद थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको सेट करूँ तो माय tau I would come out to be this thing. So what is this telling me? कि अगर मेरे पास स्टेप साइज और फॉर स्मॉल स्टेप साइज आपके पास ln ऑफ दिस थिंग शुड कम आउट टू बी, दिस इज अगेन समथिंग जो कि लॉग में आपने देखा हुआ होगा, और यू कैन, मतलब अभी आई विल नॉट एक्सप्लेन कि ये इसके इक्वल कैसे हो जाता है। अगर इसका मतलब है कि म्यू बहुत छोटा है अगर 1 से, तो दिस विल बी समथिंग विच इज़ वेरी स्मॉल नो मैटर व्हाट लैम्डा इज, ठीक है। तो उसमें दिस वी कैन अप्रोक्सीमेट
टेलर अप्रोक्सीमेशन और वो जो सीरीज वगैरह ओपन करते हैं उससे हम कर सकते हैं, लेकिन अगेन वी विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ यूज कर रहे हैं. सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि अगर आपके पास जो है वो म्यूकम ने बहुत स्मॉल स्टेप लिए हैं तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटेड बाय दिस. अगर स्मॉल स्टेप नहीं है और वी डोंट नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, तो इन जनरल जो है दिस इज द इक्वेशन जो कि हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट्स को हैंडल कर रही है. एंड इन दिस केस व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज कि हर हमारे पास जो कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स थी ना जो कि सम अप हो रही हैं, इनमें से हर एक का टाइम कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट होगा, विच मीन्स कि ये जो कर्व की मैं बात कर रही थी कि हाउ वुड इट डीके, दिस कर्व वुड डीके विद डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट. आपके पास जो है जब आप इटरेशंस नंबर ऑफ इटरेशंस करते हैं तो ये नहीं होगा कि आपके पास सेम टाइम कांस्टेंट जो है वो पूरे पे जा रहा है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जो टाइम कांस्टेंट जिस वक्त डोमिनेट कर रहा होगा या कॉम्बिनेशन और टाइम कांस्टेंट जो उसके हिसाब से चीज़ें जो हैं वो डीके जो है वो डिफाइन हो रहा होगा. और व्हाट वी कैन सी फ्रॉम यार मेरा ख्याल है मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ भी है. The equation shows that in general the number of time constant characterizing a learning curve are equal to the number of filter taps, since there is a separate time constant for each value of 0 to n minus 1. ठीक है. And we can also observe that the time constant or the speed of convergence would be limited by the largest and the smaller eigenvalues. ठीक है. Again this is something which is evident from here. अब देखें ये वाली जो चीज़ है, ये जो फैक्टर है 1/2 ln 1 माइनस म्यू लैम्डा आई. ठीक है. तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास, दैट वुड बी एक्चुअली कॉरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम लैम्डा मैक्स. ठीक है, बिकॉज 1/, समथिंग है ना, तो आपके पास जो है इसका मतलब है कि हमारे एक्चुअली इसको करके देख लीजिएगा. अगेन सॉरी मेरे पास एग्जांपल नहीं है, बट द थिंग इज कि दिस वी कैन कंक्लूड कि हमारे पास जो है अगर हम म्यू को फिक्स कर देते हैं तो ये जो रेंज डिफाइन हो रही है कि आपके पास कहाँ से कहाँ तक जो है वो टाइम कांस्टेंट चेंज हो सकता है, दैट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द मैक्सिमम and the minimum value of lambda. ठीक है. और इसके लिए जो है I would give some examples, क्योंकि अब आपके पास जो है 1 माइनस म्यू लैम्डा मैक्स अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है, यानी वैसे तो थोड़ा सा यहाँ से जो है वो मुझे नज़र भी आ रहा है कि अगर मैं 1 माइनस म्यू लैम्डा एक्स कर रही हूँ, लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है कि दिस वुड बी मोस्ट प्रोबेबली समथिंग which is नेगेटिव, बिग नेगेटिव नंबर मेरे पास यहाँ से आ जाएगा. ठीक है. और उसके बाद ऊपर भी क्योंकि एक माइनस का साइन है, ln अगर मैं ले रही होंगी तो इन अदर वर्ड्स मेरे पास दिस विल कम आउट टू बी 1 समथिंग वेरी लार्ज. ठीक है. विच मीन्स के ओवरऑल जो है दिस विल बी स्मॉल एज कम्पेयर टू जो भी मुझे मिनिमम वैल्यू से मिल रहा होगा. ठीक है. बट एनीवे आई वुड गिव यू सम एग्जांपल जिसमें जो है ये आप कंप्यूट भी करके दे सकते हैं. बट दिस इज एविडेंट, अगर हमें अभी फिगर्स नहीं मतलब नंबर्स नहीं भी हैं, लेकिन दिस इज एविडेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन कि हमारे पास जो है वो तमाम के तमाम लैम्डास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, but somehow the range would be defined by the minimum and the maximum lambdas जो है. ठीक है. So from here what we conclude, देखें अब जो चीज़ें हमारे पास important हमने जो लास्ट 2-3 स्लाइड्स में देखी हैं, तो ये कि instead of plotting, because it is difficult to plot the filter weights, so instead of plotting the filter weights we actually plot the learning curve, which is simply the cost function का decay with time constant जो भी with number of iterations. And then because हम decaying curve की बात कर रहे हैं, exponential decay है, then in that case time constant matters. और time constant जो है उसके लिए we again find के time constant there would be, अगर n number of जो terms हैं उनको add करके आपके पास डिफाइन हो रहा है कि कॉस्ट फंक्शन आ रहा है, तो n टाइम कांस्टेंट उसमें इन्वॉल्व होंगे. अच्छा, इसकी एक एग्जांपल की मैंने से फिगर बनाई हुई है, इसको कंप्यूट एक्चुअली, अच्छा इसको नहीं खैर मैंने कंप्यूट भी किया हुआ है, लेकिन इसको ना बेसिकली मैं चाहती तो थी कि मैं क्लास में इसको करवाऊँ, लेकिन एक तो ये कि टाइम नहीं है. आई जस्ट वांट टू टच अपॉन के अगली वाली जो चीज़ है ना LMS को, ताकि हम आगे जो है वहीं से उसको कंटिन्यू करें.
अब एक जो चीज आप लोगों को करके देखनी है, दिस इज द सेम एग्जांपल जो एग्जांपल 5.1 बेरोज की बुक से मैंने किया था, ये एग्जांपल 5.2 है। इसमें अगर आपको याद हो जो हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था, वी एक्चुअली डिड दिस एग्जांपल इन डिटेल, कि जिसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स था, कोरिलेशन मैट्रिक्स, वो ये हमारे पास आ गया था। अब इसकी मैं चाहती थी कि क्लास में हम आइगन वैल्यूज निकाल के देख लें, बट वी डोंट हैव टाइम, तो ये आप खुद करके देख लीजिएगा कि इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी दो, दे विल बी 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और उसके लिए जो है वो सिर्फ आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आर माइनस लेमडा आई को 0 रखना होगा। ठीक है, तो वहां से आपको दो आइगन वैल्यूज निकल आएंगी। अच्छा, अब इन दो आइगन वैल्यूज के हिसाब से जब मैं दो टाइम कॉन्स्टेंट्स को कंप्यूट करती हूँ, तो दे कम आउट टू बी T0 और T1 मेरे पास आ रहा है। एंड इफ आई टेक सम वैल्यू ऑफ अल्फा, ये एक्चुअली आपकी बुक में उन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है, सम वैल्यू ऑफ अल्फा ले लूँ, सम मैंने म्यू को भी ले लिया है, तो वहां से मेरे पास टाइम कांस्टेंट्स की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब मैंने बाकी कंप्यूटेशन नहीं की है कि आपके पास अगर H0 यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो H1 क्या हो जाएगा। ठीक है, वी नो कि H1 क्या हो जाएगा, H0 प्लस सम ऑफ वही वाली जो टर्म्स पीछे हमने देखी हैं कि जो H को कर रही होती हैं। ठीक है, या फिर H2 आ जाएगा, एंड देन फिर H के साथ जो है वो आप J निकाल सकते हैं, बट दैट इज नॉट समथिंग जो हम यहाँ पे मतलब मैं आपको करवाना चाहती हूँ। व्हाट वी जस्ट वांट टू सी इट के जो ये सब कुछ जो है ना आप मैटलैब में खुद से कंप्यूट कर सकते हैं सिंपल इक्वेशन को डाल के। जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वो ये कि हाउ डज इट डिफाइन द रेट ऑफ डीके इन योर लर्निंग कर्व। ठीक है, यही एग्जांपल जो है इसका लर्निंग कर्व ये बना हुआ है, और अगेन दिस लर्निंग कर्व इज एक्चुअली आपकी बुक में भी बना हुआ है, तो वहां से अगर ये एग्जांपल आप करेंगे तो यू शुड बी एबल टू सी दिस लर्निंग कर्व आल्सो। अब इस लर्निंग कर्व में जो है अब देखें इतना डिस्टिंक्शन हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन एक जो चीज आप देख सकते हैं वो ये कि टाइम कांस्टेंट जो है जो डीके हो रहा है, यहाँ शुरू में जो नंबर ऑफ ये k इज एक्चुअली नंबर ऑफ इटरेशंस, दिस इज इटरेशंस ये आपकी बढ़ती चली जा रही हैं, एंड दिस इज मीन स्क्वायर एरर या कॉस्ट फंक्शन है जो उसके साथ साथ कम हो रहा है। व्हाट वी कैन सी इज कि जो रेट है बेसिकली यहाँ पे जो है वो रेट शायद मतलब बहुत ज़्यादा है, एंड देन इट हैज़ एक्चुअली डिक्रीज अ लिटिल बिट। या ये कि अगर फर्ज करें कि मैं इसको लॉगरिथमिक स्केल में करती हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत डिस्टिंक्टिवली नज़र आ रहा है कि ये जो है यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मेरा जो पहला वाला टाइम कांस्टेंट है, यानी अब देखें हमारे पास टाइम कांस्टेंट को क्या क्या आ रहे थे इस एग्जाम्पल में, वी वर गेटिंग द टाइम कांस्टेंट 5.7 and 40। तो व्हाट इज दिस टेलिंग अस के जो आपके पास डीके रेट है इन दो डिस्टिंक्ट रीजन्स में, इट इज एक्चुअली डोमिनेटेड बाय टू डिफरेंट टाइम कांस्टेंट, और दोनों का इफेक्ट यानी अगर सिर्फ एक ही आ रहा होता ना इफेक्ट, तो उसमें क्या हो रहा होता है, इट वुड बी गोइंग समथिंग लाइक दिस स्मूथली कि ये जाके कहीं पे 0 पे जा रहा है। ठीक है, बट नाउ व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर इज कि आपको डिस्टिंक्टिवली नजर आ रहा है, और सिमिलरली अगर हमारे पास नंबर ऑफ फिल्टर टैब ज़्यादा हो जाएंगे, विच मीन्स के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस केस में टाइम कांस्टेंट जो है वो भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हमें, यानी ये जो डीके रेट है ना, इसके चेंजेस भी हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नज़र आ रहे होंगे। सो दिस इज समथिंग अगेन इम्पॉर्टेंट, लर्निंग कर्व इज इम्पॉर्टेंट। आपको बहुत सी जगहों पे जो है जब भी आप एरर मिनिमाइजेशन की बात करेंगे ग्रेडियंट मेथड्स यूज करके, तो लर्निंग कर्व्स प्लॉट होते हैं, और लर्निंग कर्व जो प्लॉट होंगे उसमें आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि टाइम कांस्टेंट की बात हो रही होती है मोस्टली, व्हिच इज जस्ट डिफाइनिंग कि फॉर ए स्पेसिफिक स्टेप साइज हाउ इज द डीके डिफाइंड एंड हाउ इज इट कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट आइगन वैल्यूज। एंड देन अगेन आगे आप देखेंगे कि डिफरेंट जब आप एल्गोरिथम्स करते हैं, पीसीए है, ये इस तरह के एल्गोरिथम जो कि आइगन वैल्यूज वगैरह पे डिपेंडेंट होते हैं, आइगन वेक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उसमें जो है वी ऑटोमेटिकली नो कि कौन सा टाइम कांस्टेंट कहाँ पे डोमिनेट कर रहा होगा। बट एनीवे वो फिलहाल हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट एक्चुअली नो दोज थिंग्स येट। अच्छा, अब
सो टिल नाउ हमने बहुत सी जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं कि वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि हमारे पास जो है कैसे आइगन वैल्यूज, लास्ट टाइम हमने सिर्फ ये देखा था कि स्टेप साइज कैसे आइगन वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। आज हमने ये देखा है कि स्टेप साइज के साथ साथ आपके पास जो है वो आइगन वैल्यूज या स्टेप साइज अगर आप फिक्स कर भी देते हैं तो जो डीके रेट है कि किस हिसाब से आप पहुंच रहे हैं उस मिनिमम पॉइंट पर, किस रेट से पहुंच रहे हैं, दैट इज एक्चुअली डिफाइंड बाय that is also controlled by the eigen values also, ठीक है। अब इस केस में जो यहाँ तक we have actually talk about steepest descent जो है, हम इसके बाद steepest descent की बात नहीं करेंगे, मतलब करेंगे, I'm not saying कि हम आगे नहीं करेंगे, but what I'm trying to say here is कि जितने important चीज़ें हमने aspect cover करनी थी steepest descent की वो हमने कर ली हैं, ठीक है। और अक्सर आपको ये नज़र आएगा कि डिफरेंट स्टडीज में स्टीपेस्ट डिसेंट को ग्रेडियंट डिसेंट का नाम दिया हुआ होता है, बट इट मीन्स द सेम थिंग। एंड टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि स्टेप साइज इंपॉर्टेंट है और स्टेप साइज के साथ साथ जो है वो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग जो कि आपने इंपॉर्टेंट है जो कि स्टीपेस्ट डिसेंट के हिसाब से वी नीड टू डिस्कस, ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने बहरोज हेकन की बुक से मेरा ख्याल है कॉपी किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो है आई विल नॉट गो इनटू, मैं ये सारा रीड नहीं करूंगी, लेकिन वी ऑलरेडी नो कि जब आप स्टीपेस्ट डिसेंट कर रहे होते हैं तो क्या आपके पास चीजें होती हैं। सबसे पहले यू स्टार्ट विद एनी आर्बिट्रेरी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तीन चीजें आपको चाहिए होती हैं, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए जो कि कोई भी हो सकता है कि मतलब देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप क्या इनिशियल वैल्यूज लेते हैं, लेकिन कोई इनिशियल वैल्यू होना मस्ट है। सेकेंड चीज जो है वो क्या है, ग्रेडियंट वेक्टर हमारे पास होता है, ठीक है, विच मीन्स के दैट इज एक्चुअली द ग्रेडियंट ऑफ द एरर वेक्टर एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। और जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब अगेन लेट मी जस्ट मेक अ सिंपल फिगर, कि जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट उठाया है उसके हिसाब से ग्रेडियंट वेक्टर भी ज़ाहिर डिफरेंट बन रहा होगा। उसका स्लोप क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है कि नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, इट विल डिपेंड कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। बट वेन एवर आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स द मिनिमम पॉइंट, तो ये जो ग्रेडियंट वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं इस पॉइंट पे जहाँ पे जो मैंने इनिशियल पॉइंट लिया है, जब मैं उस पर स्लोप लेती हूँ, ग्रेडियंट लेती हूँ, तो फिर आई कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू दैट इनिशियल पॉइंट, और फिर उसके बाद मैं किसी और पॉइंट पे पहुँच जाती हूँ। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है मैं इसके हिसाब से कंप्यूट करती हूँ, एंड देन आई कीप ऑन कंप्यूटिंग द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट जहाँ हम पहुँच रहे हैं अंटिल आई रीच दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर टैप वेट वेक्टर्स जो हैं उसके हिसाब से परफॉर्मेंस सरफेस, ये एरर परफॉर्मेंस सरफेस हमारे पास यही है जो मैंने बोल सा बनाया हुआ है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द ग्रेडियंट वेक्टर। एंड वी सॉ कि ग्रेडियंट वेक्टर्स जो हैं ये किस पे डिपेंडेंट थे, पी एंड आर के ऊपर, ठीक है, विच वर द cross correlation matrix and correlation matrix. And then the next important thing जो कि हमारे पास होनी चाहिए, that is the step size, कि हम म्यू को क्या रखें। and we have talked about this in detail कि it should be between 0 and greater than 0 and less than 2 over lambda max। अब आप देखें, जब आपको एक दफ़ा ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कह रहे हैं कि स्टार्ट से पहले ही मुझे आर भी पता है, पी भी पता है, ठीक है, और उसके बाद जब अगर फर्ज करेंगे ये जो मेरे पास फॉर्मूला था डेल्टा जे ऑफ एन इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, जे मिन, ठीक है, एंड देन प्लस सम नंबर टाइम्स आर टाइम्स सम अदर नंबर, या इसको हम आर एंड पी की टर्म्स में भी लिखते थे, आपको याद है कि शुरू में इसी लेक्चर में भी हमने किया है, पिछले लेक्चर में भी किया हुआ है। बट व्हाट वी आर सेइंग इज, सॉरी इसको हमने नहीं लिखा था, हमने इसको लिखा था एच ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू एच ऑफ एन माइनस 2 म्यू आर एच ऑफ एन था मेरा ख्याल है, या और प्लस 2 म्यू पी था, समथिंग लाइक दिस। लेकिन एनीवे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि इस केस में आई एम अस्यूमिंग कि ये तीनों चीज़ें मुझे शुरू में मिल गई हैं, कि ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स भी है, पी भी है, ए प्रायोरी मुझे ये चीज़ें पता हैं। और अब जब मैं एक दफ़ा चली गई हूँ इन द वेट, जो आपके पास वेट वेक्टर का स्पेस है, यानी एक दफ़ा मैंने ये चीज़ कंप्यूट करना शुरू कर दी है, तो
मेरे पास R और P चेंज नहीं हो रहा, विच मीन्स के स्टीपेस्ट डिसेंट की अगर मैं बात करती हूँ इन द केस इन वेट स्पेस में, तो इट बिकम डिटर्मिनिस्टिक सर्च मेथड। डिटर्मिनिस्टिक क्यों? बिकॉज इसमें से कोई भी चीज स्टोकास्टिक नहीं रही है ना। आपके पास इनपुट स्टोकास्टिक प्रोसेस था, आपके पास जो आउटपुट था वो स्टोकास्टिक प्रोसेस था, लेकिन ये कि हमने तो ये अस्यूम कर लिया है कि हमें उनके स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी पता है, ठीक है, जिसकी वजह से आर और पी पता है। तो जब एक दफा आर और पी फिक्स हो गया है, तो अब मैं जो भी ग्रेडियंट ले रही होंगी मैं उन्हीं आर और पी के ऊपर ले रही होंगी, दे वोंट चेंज। सो वी एक्चुअली से कि जो स्टीपेस्ट डिसेंट है दैट इज एक्चुअली डिटर्मिनिस्टिक सर्च मेथड। अब मुझे आप में से कोई थोड़ा सा गेस करके बता सकता है कि व्हाट डू यू थिंक कैन बी द डिसएडवांटेज, और मतलब अगला जो चीज़ है वो हम LMS को सर्च करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं उस पर कुछ ज़्यादा वो करवा सकूंगी, बट आई वुड जस्ट वांट टू जस्ट आस्क वन क्वेश्चन कि हमारे पास LMS जो है वो या ये कि ये जो चीज़ है, जो सिनेरियो अभी हमने बात की है कि वी आर अस्यूमिंग कि R और P हमें पता है, डू यू थिंक कि we will have R and P available in real life scenario? होंगे कि नहीं होंगे? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Anyone? होंगी मतलब R and P देखें किस चीज से हैं? आपके पास जो इनपुट के स्टेटिस्टिक्स है ना, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द होल, R में जो है वो क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल द इनपुट, जो अगर आपका स्टोकास्टिक प्रोसेस है तो इसका मतलब है कि इनपुट के it will be composed of number of random variables, ठीक है। तो what we are saying, what we are assuming is कि kind of R और P पता होने का क्या मतलब है कि आपके पास जो जितने भी आपने डेटा, या आप ये कह लें कि फर्ज करें कि आप जो काम करना चाह रहे हैं दैट इज ऑन थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमें यानी होल पॉपुलेशन के स्टेटिस्टिक्स पता है। या फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि आप ये एल्गोरिदम जो है वो किसी शहर से आपने कोई डेटा उठाया हुआ है, मे बी आपने जो है वो आप किसी शहर किसी भी सिटी के जो है वो होल पॉपुलेशन में से कुछ जो है वो उसकी बेस पे कोई जो है वो मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये अस्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास ये दोनों चीजें मौजूद हैं, तो व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग इज कि मेरे पास पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं, ठीक है। या चले पूरे शहर की हम बात नहीं भी करते, इवन आपके पास जो होल डेटा सेट है कि अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स हैं जिसकी, जी जी, इतना तो तो नहीं होता नहीं होता, ठीक है ना। सो द थिंग इज कि सो इट मीन्स कि ये जो अजम्पशन है ना, जिसकी बेस पे ये पूरे का पूरा बेचारा स्टीफन डिसेंट हमने बेस किया हुआ है कि ए प्रायोरी ये दोनों चीजें मौजूद है, दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। सो इट मीन्स कि दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल एल्गोरिथम, कि अगर आप फर्ज करें कि, और दूसरी चीज ये कि एडेप्टिव है ना, तो अगर वी एक्सपेक्ट कि आपके पास जो डेटा, अगर फर्ज करें कि डेटा मैंने सम हाउ ले भी लिया है सारे का सारा और R और P कंप्यूट कर भी लिया है, तो थोड़ी देर के बाद तो डेटा की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होनी चाहिए। तो इसका मतलब है R और P जो है इट शुड नॉट बी समथिंग जिसको मैं कांस्टेंट ले लूं कि मुझे बस पहले से पता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम बेसिकली LMS की बात करते हैं, या लीस्ट मीन स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है। ये वाला जो है खैर पेज, इस पे तो सिर्फ मैंने एक थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है। क्वेश्चन जी 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 पूछे। वो हमने वीनर फिल्टर डिजाइन किया था जो हमें पिछली असाइनमेंट दी थी ना AF की, आप लोग जी आपने डॉक्टर आमना ने, जी जी तो उसके अंदर हमने जो भी वेट्स निकाले थे वो वीनर हॉप इक्वेशन पे की बेसिस पे निकाले थे। तो उसके अंदर तो हमें R और P हम ये अज्यूम करते थे हमें पता है। तो मैं वैसे ही आपसे पूछ रही हूँ कि is that not a practical way of finding out the weights for नहीं winner? नहीं नहीं, बेसिकली
नहीं, बिकॉज जो प्रैक्टिकली जो होता है ना, जितने भी आप एल्गोरिथम्स देखेंगे ना, प्रैक्टिकली हम उसमें डेटा ड्रिवन करते हैं, या आप ये कह लें कि आप अप्रोक्सीमेशन, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ उसी, यानी सोचें कि जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ, यानी देखें थ्योरेटिकली तो मैं हम यहाँ तक भी जो है मैथमेटिकली लेकर तो मैं यहाँ तक आई हूँ सारे का सारा जो है, बिकॉज वो वहाँ से जो है वो आमना ने स्टार्ट किया था और यहाँ तक हम उसी के बेस पे चलते रहे, ठीक है। तो थ्योरेटिकली तो हम ये कह रहे हैं, बिकॉज अब जिस तरह मैडम आमना ने आपको करवाया था वो कि मिनिमम पॉइंट तो निकल आया ना, आपने ग्रेडियंट ले लिया, उसको इक्वल टू 0 रखा, तो इसका मतलब है इनवर्स कंप्यूट किया बेसिकली, बल्कि ये वाली जो स्लाइड है ये यही बात कर रही है कि जो सबसे पहला जो था ना वीनर हॉफ इक्वेशन, जो कि आपने सॉल्व की थी मैडम आमना के साथ, तो उसमें तो हो यही रहा था ना कि आपने जो है वो मिनिमम पॉइंट धाड़ करके ग्रेडियंट निकाला, उसको 0 रखा, वहां से हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ रही थी कि आर टाइम्स एच नॉट वॉज इक्वल टू पी और समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने एच नॉट को क्या मतलब है कि आर इनवर्स किया, पी किया, बात खत्म हो गई। बट दिस इज समथिंग नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज एक तो इसमें ये तो अस्यूम मैं कर ही रही हूँ कि आर है, इसमें मुझे आर का इनवर्स कंप्यूट करना है, ठीक है। विच मीन्स कि अब मेरे पास अगर एक्चुअल डेटा की मैं बात कर रही हूँ, तो अगेन वही वाली बात है कि अगर थाउजेंड ऑफ पॉइंट्स हैं आपके पास अवेलेबल, तो 1000 बाय 1000 का आपके पास मैट्रिक्स है, जब आप उसका इन्वर्स करेंगे तो दैट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू कंप्यूट, ठीक है। कंप्यूटेशनल बहुत वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर देयर आर अदर इश्यूज आल्सो, जो कि अभी हम उसको सारों को कवर नहीं कर सकते, लेकिन द थिंग इज के देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास इल पोस्ट प्रॉब्लम है, मतलब देयर कैन बी सो मेनी इश्यूज। तो इस वजह से हमने कहा कि जी हम इन तमाम चीजों को अवॉइड करने के लिए वी मूव टू दिस ग्रेडियंट बेस्ड एल्गोरिथम, कि जिसमें हम आइटरेटिवली जो है वो उस चीज को सॉल्व करते हैं। सो द थिंग इज के प्रैक्टिकली मतलब, लेकिन इसमें भी हमने अस्यूम किया है कि आर और पी फिर भी हमारे पास मौजूद है, बट नाउ वी, अब हम सब कुछ करने के, छोटे छोटे आर और बी भी ले सकते हैं ना डॉक्टर एग्जैक्टली, तो दैट इज व्हाट वी डू इन एलएमएस, ठीक है। और वो छोटे छोटे आर और पी हम कैसे लेते हैं, हम डाटा ड्रिवन, हम डाटा से हम बेसिकली आर और पी के बजाय हम उसको कह देते हैं कि आर हैट एंड पी हैट है, which is kind of approximation of R and P from the data itself. अब देखिए उसका इसका क्या मतलब है कि जिस तरह से अगेन मैं बात अभी कर रही थी, इसके बाद बस हम रोक देते हैं बिकॉज नमाज रह जाएगी अदरवाइज, लेकिन लेट मी जस्ट फिनिश वन थिंग कि इसका क्या मतलब है कि वी आर सेइंग कि हमारे पास हम यानी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनपुट एक तो चेंज हो रही है, दूसरा ये कि हमारे पास पॉपुलेशन के से आर और पी पहले से कंप्यूट करने का कोई प्रोविजन नहीं है, तो हम पूरा पॉपुलेशन को लेने के बजाय उसके सैंपल से ले रहे हैं, और हर टाइम के ऊपर हम जो इनपुट आ रहा है पूरे का पूरा इनपुट वेक्टर आ रहा है और कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट आ रही है, हम उनसे ये चीज कंप्यूट करते चले जा रहे हैं। विच मीन्स कि आप स्टेप बाय स्टेप जब आप कर रहे हैं ना, इटरेशंस कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट आर एंड पीज यूज हो रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या हो सकता है, ठीक है, दैट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि जाहिर है कि कंप्यूटेशनली जो है वो चीज़ ज़्यादा आप कम डेटा को ले रहे हैं, और फिर देखिए उसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जब हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द होल डेटा सेट। अगर हम यहाँ हम सबसेट ले रहे हैं तो वी विल सी कि हम इसमें जो है वो किस तरह से करते हैं, यानी हाउ डू वी अप्रोक्सीमेट। लेकिन अप्रोक्सीमेशन का हमेशा नुकसान क्या होगा? अप्रोक्सीमेशन तो अप्रोक्सीमेशन ही होती है, यानी कि हाँ, उसमें एरर पहले से ही होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास जो इसका नुकसान क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि एलएमएस अगर हम कर रहे हैं, मतलब ये तो सिर्फ जो स्लाइड है ये सिर्फ मैंने इसलिए डाली हुई है कि हम कहाँ से चले थे और हम कहाँ तक पहुंचे हैं, एंड व्हाई डू वी नीड कि एलएमएस पे हम जा कैसे क्या रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ मैंने वही चीज़ देखी है जो कि जिसकी अभी मैंने बात की है कि हम उसकी अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर रहे होते हैं, और इसकी जो है जिस तरह से अभी आपने कहा है कि अप्रोक्सीमेशन होता है, तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि एस्टिमेटेड स्टैटिस्टिक द ग्रेडियंट बिकम नॉइजी, ठीक है। सो इस विच मीन्स के हमारे पास जो है वो देयर विल बी सम consequences we will have to bear
विद रिगार्ड टू रीचिंग द मिनिमम पॉइंट, वो हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई डोंट नो कि कितने लोग इसमें आ गए हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन, अच्छा आप दोनों ही हैं, कि जो है वो आप लोगों का अगले वेडनेसडे को जो है वो इसमें से क्विज मैं लूँगी। आज का लेक्चर नहीं होगा इंक्लूडेड, 9th 10th एंड 11th जो लेक्चर्स हैं वो इंक्लूडेड होंगे। तो अपनी बाकी क्लास को भी बता अगर आप दीजिएगा। हमें पहले असाइनमेंट दे दें उसके बाद आप क्विज दें तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है असाइनमेंट करने से। असल में असाइनमेंट में अगर दे भी दूँ, असल में ना क्विजेज आप लोगों के बिल्कुल भी नहीं हुए, मैं सिंपल सा क्विज लूंगी, कोई मुश्किल क्विज नहीं लूंगी। फिर असाइनमेंट के बाद जो है ना मे बी आई विल टेक समथिंग मे बी मोर डिफिकल्ट। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल दूं, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया और मुझे लगता है कि आप लोगों का अभी तक एक भी क्विज नहीं हुआ, राइट? हाँ, इसकी सिर्फ एक असाइनमेंट हुई है। एक असाइनमेंट हुई है ना, तो वो फिर असल में क्योंकि स्विच कर लिया ना, पहले मैंने पढ़ाया था तो मैं उसमें से क्विज ले लेती, लेकिन वो अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते जो है वो फिर आमना ने पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर वो करते करते तो मैंने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, वो समहाउ ना इस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन इट वॉन्ट बी समथिंग डिफिकल्ट, मे बी मोस्ट प्रोबेबली कोई सिंपल सी चीज़ होगी जिसमें इनमें से कोई चीज़ मतलब आप लोगों को अगर ये पता है कि हाँ जी व्हाट शुड बी द म्यू, how to find the how to plot the learning curve, and how to use the gradient descent in order to move from one point to another इसमें point in ये time. वाला लेक्चर नहीं शामिल होगा जो आपने नहीं नहीं, ये वाला लेक्चर नहीं होगा, आज वाला लेक्चर नहीं होगा, बस सिर्फ ये कि पिछला जो म्यू जहां तक हमने म्यू को स्टेप साइज तक किया है ना वो होगा। तो उसमें से कुछ छोटी मोटी एग्जांपल्स तो हमने की थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं मतलब मेरा इरादा है आप लोगों को होमवर्क देने का, लेकिन उसको फिर होमवर्क दे के फिर सबमिशन का वेट करेंगे तो इट विल बी मे बी अच्छा टू वो लेट। बहुत देर हो जाएगी। हाँ जी, तो अच्छा इसलिए 25 को हमने साइनॉप्सिस भी जमा करवानी है ना? कब कब करवानी है? 25 को ना? 25th को, जी जी, वो तो अभी इस वीक में ही आ जाएगा ना जी। तो लेकिन ये कि इसमें जो अगर आप लोगों ने लेक्चर्स वगैरह सुने हुए हैं तो इट शुडंट बी दैट डिफिकल्ट, लेकिन मैं फिर भी देखूंगी, मुझे अगर कहीं से कोई सेट मिल जाता है ना, प्रॉब्लम सेट, तो मैं अपलोड कर दूंगी जो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, एईएम का आपने डेडलाइन नहीं बताई हुई साइनॉप्सिस जमा कराने की? मैंने बताई हुई नहीं है, वो जो पूरा मैंने दिया था, मेरा ख्याल है मुझे मैंने। शायद मुझे 25th है मैम, जी 25th है। मैं 25। एईएम का पूछ रही थी। अब पता नहीं, मैं उसमें चले देखूंगी, मेरा ख्याल था कि मैंने एईएम का और इसका दोनों का जो है ना वो पैरेलल में बनाया था, और 1 वीक का शायद डिफरेंस रखा था, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को दिया लेट था, तो इसकी डेडलाइन थोड़ी आगे थी और उसकी थोड़ी पीछे थी। तो मुझे तो वो बल्कि तो फिर साइनॉप्सिस नहीं वगैरह नहीं स्टूडेंट्स ने पता ही नहीं दे चला। दिए, स्टूडेंट्स तो भेज चुके हैं साइनॉप्सिस, अपलोड भी कर दिए मेरा ख्याल है, और कुछ ने भेज भी एईएम दिए। की बात कर रही हैं आप? जी जी, मैं एएम की बात कर रही ये हूँ। तो मुझसे मिस हो गई, मुझे डेट ही नहीं पता चली। अच्छा, तो वो ना आप मैंने जो मेरा ख्याल है उसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह या कोई व्हाट्सएप जो डाला होगा ना, या तो आप अपनी क्लास से पूछ लें, क्योंकि डेट मुझे याद मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इसकी सबमिशन से पहले थी और मुझे आ चुकी हैं लोगों के जो है ना साइनॉप्सिस, मतलब अब चलिए जो आप है काइंडली एंटरटेन कर लें तो दैट विल बी काइंड ऑफ यू। हाँ चलें, लेकिन ये कि आप ना बस वो पूछ के ना डेट जरा वो करके रखिएगा, बिकॉज साइनॉप्सिस का बल्कि मेरा ख्याल है संडे को थी। हाँ, मैं तो ऐसे ही वो हो रही हूँ, क्योंकि मैंने साइनॉप्सिस का सबमिशन का वो बनाया हुआ था, मतलब मैंने बाकायदा असाइनमेंट बनाई थी जिस पे लोगों ने साइनॉप्सिस भेजा है। वो मुझे लगता है आपसे मिस हो गई, लेकिन बस आइंदा के लिए जो है ना आप डेडलाइंस को फिर थोड़ा वो करके रखें। और जो है चले, मैं स्टॉप करती हूँ रिकॉर्डिंग, और मुझे पता